सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल का क्लास स्टार्ट करते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में जो भी सम्स है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्कॉलर का सम नंबर 4 के साथ। लेट्स स्टार्ट विथ सम नंबर 4, पेज नंबर 311। तो पेज नंबर 311, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स को जब हम लोग करंट लायबिलिटी से माइनस कर देते हैं वर्किंग कैपिटल आ जाता है। और वर्किंग कैपिटल में क्या क्या एलिमेंट्स होता है? जैसे रॉ मटेरियल स्टॉक हो सकता है करंट एसेट्स में, वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, फिनिश गुड्स हो सकता है, डेटर्स हो सकता है, फिनिश, इसके अलावा कैश हो सकता है। ये सब आइटम्स आता है करंट एसेट में। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स हो सकता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो सकता है। तो पेज नंबर 311, क्वेश्चन नंबर 4 स्कॉलर का एग्जाम 1981 का क्वेश्चन, 1981 का क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम प्रॉब्लम 1981। द कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोड्यूस 40,000 यूनिट्स। हमारा ऑर्गेनाइजेशन पूरा साल में 40,000 यूनिट बना सकता है। ड्यू टू प्रोरैक्टेड पावर कट द ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑपरेट एट 60% ऑफ द कैपेसिटी लेवल। और पावर कट होने के कारण हमारा ऑर्गेनाइजेशन 40,000 यूनिट्स की जगह सिर्फ 60%, मतलब 40,000 का 60% 24,000 यूनिट्स ही बना सकता है पूरा साल में। You are required to ascertain the working capital requirement at the current level of operation. The following information of the cost price structure of valves at the current level of production is available. तो हम लोग को डिटेल्स में क्या दिया? रॉ मटेरियल का पर यूनिट दे दिया, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, टोटल कॉस्ट बता दिया पर यूनिट, प्रॉफिट दे दिया 3 रुपया, सेलिंग प्राइस 16 रुपया दिया हुआ है। रॉ मटेरियल्स आर इन स्टॉक ऑन एन एवरेज फॉर 2 मंथ्स। इसको हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इज हाफ अ मंथ। प्रोडक्शन प्रोसेस का जो ड्यूरेशन है प्रोसेसिंग में हाफ मंथ रहता है। फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक ऑन एन एवरेज फॉर 1 मंथ। Credit allowed to customers is 3 months and obtained from suppliers is 1.5 month. Lag in payment of wages is half month. आधा महीना देरी से wages पे करते हैं. There is usually no lag in payment of overheads. There is usually no lag in payment of overheads. मतलब overheads timely पे करते हैं. तो सम बनाने के लिए हम लोग करीब 10 से 12 लाइन का जगह छोड़ देंगे. 10 से 12 लाइन का जगह छोड़ के लिख दो वर्किंग नोट 1, फर्स्ट वर्किंग। क्योंकि हम देख सकते हैं रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, डब्ल्यूआईपी प्रोसेसिंग पीरियड, फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, ये सब हम लोग को मंथ्स में दिया है। तो हम निकाल लेंगे कैलकुलेशन फॉर एवरेज मंथली प्रोडक्शन, कैलकुलेशन फॉर एवरेज मंथली प्रोडक्शन। तो एवरेज मंथली प्रोडक्शन कैसे आएगा? पूरा साल में हम कितना यूनिट्स बनाने वाले हैं? पूरा साल में हम बना सकते हैं 40,000 यूनिट्स, बट क्योंकि हम लोग अपना 60% एफिशिएंसी लेवल पे काम कर रहे हैं तो पूरा साल में उससे अब हम कितना बना रहे हैं? 24,000 यूनिट्स। और साल में होता है 12 महीना, तो 24,000 यूनिट्स को अगर 12 मंथ से डिवाइड कर दें तो हर महीना ऑन एन एवरेज हम लोग 2000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हम लोग का एवरेज मंथली प्रोडक्शन, एवरेज मंथली आउटपुट आ रहा है 2000 यूनिट्स पर मंथ, ठीक है, 2000 यूनिट्स पर मंथ। ये हो गया हम लोग का वर्किंग नोट 1। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मेन सम। मेन सम में हम लोग हेडिंग दे देंगे स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल। नीचे लिख देंगे एक्टिविटी लेवल 24,000 यूनिट्स। पूरा साल में हम बना सकते हैं 40,000 यूनिट्स, बट हम एक्चुअल में बना रहे हैं 24,000 यूनिट्स। तो वो जो 10 लाइन का जगह छोड़े थे मेन सम बनाने के लिए, उसमें पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट का कॉलम ड्रॉ कर लो। पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट का कॉलम।
पर्टिकुलर्स में सबसे पहले लिखेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में लिख देंगे रॉ मटेरियल स्टॉक। रॉ मटेरियल स्टॉक ना, रॉ मटेरियल स्टॉक्स कितना होगा? 2000 यूनिट्स। देखो रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना लिखा है? 6 रुपया। मतलब एक महीना में अगर हम प्रोडक्शन करते हैं 2000 यूनिट्स तो रॉ मटेरियल इनपुट भी कितना लगता है? 2000 यूनिट्स। ठीक है, और एक यूनिट रॉ मटेरियल का दाम 6 रुपया है, मतलब एक महीना में रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कॉस्ट 12,000 हुआ। और कितने महीने का रॉ मटेरियल स्टॉक हम लोग होल्ड करते हैं? 2 महीने का, तो इनटू 2 मंथ्स। ये एक महीने का रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कॉस्ट 2 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 महीने का रॉ मटेरियल स्टॉक आ जाएगा 24,000। उसके बाद लिख देंगे वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक, WIP स्टॉक। WIP में रॉ मटेरियल का भी एलिमेंट रहेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे रॉ मटेरियल WIP के लिए? 2000 यूनिट्स आउटपुट है, मंथली आउटपुट। रॉ मटेरियल का खर्चा एक यूनिट के लिए 6 रुपया। देखो WIP का प्रोसेसिंग पीरियड क्वेश्चन में दिया है, द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इज हाफ मंथ, इसलिए इनटू 0.5 मंथ्स। ठीक है, और इतना करने के बाद इनटू 100%। देखो हर सम में हम लोग जब WIP स्टॉक में रॉ मटेरियल का एलिमेंट दिखाएंगे, हर सम में जब हम लोग WIP स्टॉक में रॉ मटेरियल का एलिमेंट दिखाएंगे तो इन दैट केस हम लोग कितना करेंगे? रॉ मटेरियल को 100% पे वैल्यू करेंगे। तो 2000 यूनिट्स इंटू 6 12,000, 12,000 इंटू 5 6,000, और 6,000 का 100% करेंगे तो WIP स्टॉक का रॉ मटेरियल का एलिमेंट आ रहा है 6,000। ऐसे ही करके ले लेंगे लेबर। नो लेबर कितना लेंगे? वही आउटपुट, मंथली आउटपुट 2000 यूनिट्स। लेबर का कॉस्ट है 3 रुपया करके। ठीक है, प्रोसेसिंग पीरियड WIP का 0.5 मंथ्स। WIP में तीनों का एलिमेंट रहेगा, रॉ मटेरियल का भी एलिमेंट रहेगा, कोलोन दिया हुआ है, लेबर का भी एलिमेंट रहेगा, और आगे चल के ओवरहेड का भी एलिमेंट रहेगा। तो 2000 यूनिट्स मंथली आउटपुट, 3 रुपया लेबर कॉस्ट है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000, 6,000 इंटू 0.5 मंथ्स 3,000। और लेबर एंड ओवरहेड्स के रेस्पेक्ट में याद रखना डिग्री ऑफ कंप्लीशन हम लोग 50% लेते हैं। WIP का रॉ मटेरियल का लेबर डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमेशा कितना लेंगे? 100%, और लेबर ओवरहेड्स का कितना लेंगे? 50% ईच, इसलिए लेबर के रेस्पेक्ट में 50% ले रहे हैं। सो 2000 यूनिट्स इंटू 3 रुपया 6,000, 6,000 इंटू 0.5 3,000, 3,000 का 50% 1,500। ठीक है, और लेबर के बाद आ जाएगा ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स कितना होगा? सेम तरीका, 2000 यूनिट्स मंथली आउटपुट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट है 4 रुपया। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट है 4 रुपया। प्रोसेसिंग पीरियड है हाफ मंथ, मतलब 0.5 मंथ्स। और याद रखना कि लेबर के लिए भी हम लोग डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना लेते हैं? 50% लेते हैं। लेबर के लिए भी हम लोग डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना लेते हैं? 50% लेते हैं। तो 2000 यूनिट्स इंटू 4 8,000, 8,000 का 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,000, और 4,000 का 50% कर देंगे तो आ जाएगा 2,000। तो WIP में तीनों का एलिमेंट होता है, रॉ मटेरियल का भी एलिमेंट, लेबर का भी एलिमेंट, ओवरहेड्स का भी एलिमेंट। तो WIP आ रहा है 9,500। इस तरह से हमने देखो रॉ मटेरियल स्टॉक कैलकुलेट कर लिया और WIP स्टॉक कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे फिनिश्ड गुड्स स्टॉक। फिनिश्ड गुड्स स्टॉक, तो ये तीनों ही करंट एसेट होता है। याद रखना फिनिश्ड गुड्स वो गुड्स है जिसपे काम कंप्लीट हो चुका है, और क्योंकि इस पे काम कंप्लीट हो चुका है इसलिए इसको हम लोग
मंथली आउटपुट है 2000 यूनिट्स। एंड देखो क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट दिया है 13 रुपया। फिनिश गुड्स को हम लोग टोटल कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, तो फिनिश गुड्स स्टॉक के लिए 2000 यूनिट्स इंटू 13 रुपया, और फिनिश गुड्स का जो स्टोरेज पीरियड है वो 1 महीना बता रहा है क्वेश्चन। फिनिश गुड्स का जो होल्डिंग पीरियड वो 1 महीना बता रहा है क्वेश्चन। तो 2000 यूनिट्स इंटू 13 रुपया 26,000, और 1 महीने का स्टॉक हो जाएगा 26,000। तो 3 तरह का स्टॉक हमने दिखा दिया, रॉ मटेरियल स्टॉक 24,000, WIP स्टॉक 9,500, फिनिश गुड स्टॉक 26,000। इसके आगे इसी के नीचे कंटिन्यू करेंगे। अब इसी के नीचे कंटिन्यू करते हुए लिखेंगे डेटर्स। ना याद रखेंगे डेटर्स का वैल्यूएशन सेल्स के ऊपर होता है। 1 महीने का अगर आउटपुट प्रोडक्शन 2000 यूनिट्स, इसका मतलब 1 महीने का सेल भी 2000 यूनिट्स, और सेलिंग प्राइस है 16 रुपया। तो 1 महीने का सेल्स कितना होगा, आउटपुट 2000 यूनिट्स, तो यूनिट सोल्ड भी 2000, जितना बनाया उतना बेच दिया, और 16 रुपया सेलिंग प्राइस, तो 32,000 रुपया 1 महीने का सेल्स है। और कस्टमर्स को जब भी हम लोग गुड्स बेचते हैं, उनको 3 महीना का उधारी में गुड्स बेचते हैं। ठीक है, तो 32,000 इंटू 3 करने पे आ जाएगा 96,000। ये आ गया डेटर्स। क्वेश्चन में कैश एट बैंक या कैश इन हैंड कुछ भी नहीं दिया है, तो आउटर मोस्ट कॉलम में सबसे पहले आया था हम लोग का रॉ मटेरियल स्टॉक। रॉ मटेरियल स्टॉक कितना आया था, रॉ मटेरियल स्टॉक आया था हम लोग का 24,000। 24,000 रॉ मटेरियल स्टॉक, 9,500 WIP स्टॉक, 26,000 का फिनिश स्टॉक, और 96,000 का डेटर्स। तो सारा करंट एसेट का टोटल करने के बाद आ रहा है 1,55,500। सारा करंट एसेट्स का टोटल करने के बाद कितना आ रहा है, 1,55,500। ये आ गया ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब जो भी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आता है करंट एसेट्स का टोटल, उससे हम लोग क्या लेस कर देते हैं, करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा क्रेडिटर्स। करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना हो जाएगा, क्रेडिटर्स से हम लोग क्या परचेज करेंगे, देखो ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो ऑब्वियसली हम लोग रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। बिजनेस दो तरह का हो सकता है, मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर। तो ये तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है क्योंकि ये रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है, रॉ मटेरियल दिख रहा है इसका कॉस्टिंग में। तो 2000 यूनिट्स इंटू 6 रुपया 1 महीने का परचेज, और क्रेडिटर्स हम लोग को टाइम देते हैं 1.5 महीने का, इंटू 1.5 मंथ्स। तो 12,000 इंटू 1.5 करने पे आ जाएगा 18,000। ये हो गया क्रेडिटर्स। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज हाफ अ मंथ, मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो जाएगा 2000 यूनिट्स इंटू रुपीज 3 रुपया वेजेस का अमाउंट, और हाफ अ मंथ। सो 2000 यूनिट्स इंटू ₹3, 1 महीने का वेजेस 6,000, हाफ मंथ दिया है। हाफ मंथ देखो क्वेश्चन में लिखा है कि हम लोग लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इस हाफ अ मंथ, मतलब आधा महीना देरी से देते हैं, तो 6,000 का हाफ करेंगे तो 3,000 आएगा। और ओवरहेड्स में देखो कोई लैग नहीं है, मतलब देरी से नहीं देते हैं, टाइम पे पेमेंट करते हैं, तो 21,000। तो 1,55,500 में से 21,000 माइनस कर देंगे, तो 1,55,500 में से 21,000 माइनस करने पे आ जाएगा हमारा आंसर 1,34,500। 1,34,500 ये हो जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। यही हो जाएगा हमारा आंसर।
विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, पेज नंबर 319। पेज नंबर 319, क्वेश्चन नंबर 20, एग्जाम 2008 में आया हुआ क्वेश्चन, पीएनजी लिमिटेड। तो क्वेश्चन में लिख रहा है पीएनजी लिमिटेड फर्निशेस बिलो इट्स कॉस्ट एंड अदर डेटा। यूनिट कॉस्ट बता रहा है, यूनिट कॉस्ट का मतलब एक यूनिट का कॉस्ट, रॉ मटेरियल 30 रुपया, डायरेक्ट लेबर 20 रुपया, ओवरहेड क्वेश्चन मार्क, प्रॉफिट बोल रहा है 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, यूनिट सेलिंग प्राइस 100 रुपया। अब एक चीज समझो, अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपया है तो प्रॉफिट इसका 20% कितना हो जाएगा, 25% ऑफ सेलिंग प्राइस मतलब 25% ऑफ 100, दैट इज 25। तो उस हिसाब से कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, 100 माइनस 25 दैट इज 75। अब अगर ओवरऑल कॉस्ट मेरा 75 है, जिसमें मटेरियल का कॉस्ट बता दिया 30 रुपया, लेबर का कॉस्ट बता दिया 20 रुपया, तो ओवरहेड्स कितना हो जाएगा जो नहीं पता। 75 इज द टोटल कॉस्ट, 75 में से 30 और 20 हटा दो तो ओवरहेड्स कितना, 25 रुपया। तो हमको क्या पता चल गया, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट 25 रुपया और प्रॉफिट भी कितना, 25 रुपया। तो ये डेटा नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है, ये हम लोगों ने पता लगा लिया। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोल रहा है एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक 1 महीने का रखते हैं, रॉ मटेरियल इन प्रोसेस हाफ अ मंथ रहता है, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स, सप्लायर्स हमको 1.5 महीने का टाइम देते हैं, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स, हम डेटर्स को 3 महीने का टाइम देते हैं, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, हाफ मंथ हम लोग देरी से वेजेस पे करते हैं, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स, 1 महीना देरी से ओवरहेड्स का पेमेंट होता है, कैश बैलेंस कितना रखते हैं हम लोग अपने पास, 1 लाख रुपया, और 70% सेल्स जो है वो क्रेडिट सेल्स है। Assuming that the production is carried on evenly throughout the year, you are required to determine the working capital requirement of the PNG Limited to achieve an output level of 1,20,000 यूनिट्स पर एनम। पूरा साल में हम लोग कितना यूनिट्स बना रहे हैं, 1,20,000 यूनिट्स। पूरा साल में जो कंसर्न है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो कितना यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा है, 1,20,000 यूनिट्स। तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, 10 से 12 लाइन का जगह छोड़ देंगे सम बनाने के लिए, 10 से 12 लाइन का जगह छोड़ के वर्किंग नोट 1, calculation for average monthly production, calculation for average monthly production। तो लिखेंगे एवरेज मंथली आउटपुट दैट इज प्रोडक्शन कितना होगा, पूरा साल में 1,20,000 यूनिट्स पर एनम, और साल में होता है 12 महीना, तो 1 महीना में ऑन एन एवरेज कितना यूनिट्स का प्रोडक्शन, 10,000 यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया हम लोग का वर्किंग नोट 1। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मेन सम। मेन सम में हम लोग हेडिंग दे देंगे स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट of PNG Limited, of PNG Limited, particulars एंड 2 अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले मेंशन कर देंगे करंट एसेट्स, एग्जाम 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। रॉ मटेरियल स्टॉक,
रॉ मटेरियल स्टॉक। नाउ देखो रॉ मटेरियल स्टॉक कैलकुलेट कैसे करेंगे। एक महीने का आउटपुट है 10,000 यूनिट्स, मतलब हम एक महीने में रॉ मटेरियल भी कितना खरीदते हैं 10,000 यूनिट्स। मंथली आउटपुट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देखो सारा प्रोसेसिंग पीरियड, कलेक्शन पीरियड, पेमेंट पीरियड सब मंथ्स में दिया है, इसलिए मंथली निकाल रहे हैं। तो 10,000 यूनिट्स इंटू रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है 30 रुपया एक यूनिट का, तो 10,000 यूनिट्स इंटू 30 करेंगे तो 3 लाख रुपया। और रॉ मटेरियल को हम लोग स्टॉक में रखते हैं एक महीना के लिए, तो 3 लाख रुपया हो गया रॉ मटेरियल स्टॉक। रॉ मटेरियल स्टॉक हो गया 3 लाख। उसके बाद लिख देंगे वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक। वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक कोलोन दे देंगे। वर्क इन प्रोग्रेस में सबसे पहले आ जाएगा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कितना ले लेंगे, वही 10,000 यूनिट्स एक महीने के लिए। रॉ मटेरियल का खर्चा 30 रुपया। प्रोसेसिंग पीरियड क्वेश्चन में बता दिया है, मटेरियल्स विल स्टे इन प्रोसेस फॉर हाफ अ मंथ, 0.5 मंथ्स। ठीक है, और ये भी हम लोग को याद रखना है कि ये 100% लेना है, हमेशा याद रखेंगे। WIP में जो रॉ मटेरियल एलिमेंट होगा उसका 100% लेना है। तो 10,000 यूनिट्स इंटू 30 किए तो एक महीने का रॉ मटेरियल का खर्चा 3 लाख, आधा महीने का खर्चा 1.5 लाख, और 1.5 लाख का 100% करेंगे तो 1.5 लाख ही आएगा। क्लियर। उसके बाद लिख देंगे लेबर। तो लेबर के लिए पहले 10,000 यूनिट्स, लेबर कॉस्ट 20 रुपया है। 20 रुपया 10,000 यूनिट्स इंटू 20, एक महीने का लेबर कॉस्ट 2 लाख। प्रोसेसिंग पीरियड WIP का हाफ मंथ है, मतलब 0.5 मंथ्स। और याद रखेंगे कि WIP में लेबर का डिग्री ऑफ कंप्लीशन हर सम में 50% लेना है। तो 10,000 यूनिट्स इंटू 20 रुपया 2 लाख, 2 लाख का हाफ करेंगे तो 1 लाख, और 1 लाख का 50% 50,000। सिमिलरली आ जाएगा ओवरहेड्स। 10,000 यूनिट्स एक महीने का आउटपुट, 10,000 यूनिट्स एक महीने का आउटपुट। ओवरहेड का खर्चा हम लोग कैलकुलेट करके निकाले थे शुरू में, 25 रुपया होगा। प्रोसेसिंग पीरियड 0.5 मंथ्स, और याद रखेंगे डिग्री ऑफ कंप्लीशन ओवरहेड्स का भी WIP के लिए 50%। तो 10,000 इंटू 25 दैट इज 2.5 लाख। 2.5 लाख का हाफ करेंगे तो 1,25,000, 1,25,000 का हाफ करेंगे तो 62,500। तो 1,50,000 और 50,000 2 लाख, 2 लाख और 62,500 दैट इज 2 लाख 62,500। उसके बाद लिख देंगे फिनिश्ड स्टॉक। फिनिश्ड स्टॉक, नाउ फिनिश्ड स्टॉक देखो कैसे वैल्यूएशन करेंगे। एक महीने का आउटपुट 10,000 यूनिट्स, और याद रखेंगे फिनिश स्टॉक को हम लोग हमेशा कॉस्ट पे लेंगे। फिनिश स्टॉक को हम लोग हमेशा कॉस्ट पे लेंगे। तो फिनिश स्टॉक का कॉस्ट दैट इज टोटल कॉस्ट कितना 75 रुपया। फिनिश स्टॉक के लिए देखो होल्डिंग पीरियड कितना बोल रहा है, फिनिश गुड्स के लिए होल्डिंग पीरियड। अच्छा क्वेश्चन में देखो फिनिश गुड्स का कुछ बताया ही नहीं है। रॉ मटेरियल स्टॉक कितना है बता दिया, रॉ मटेरियल का प्रोसेसिंग पीरियड सब कुछ बता दिया, फिनिश गुड्स के बारे में नहीं बताया, तो फिनिश गुड्स को लेंगे ही नहीं। ठीक है,
तो हम साइड में लिख के रख रहे हैं WIP का 2,62,500 आया। अच्छा, उसके बाद डेटर्स, फिनिश गुड्स नहीं है तो छोड़ दो, डेटर्स को देखते हैं। डेटर्स के लिए 10,000 यूनिट्स अगर हम पूरा महीना में बना रहे हैं तो हम लोग सेल भी कितना करेंगे, 10,000 यूनिट्स। और सेलिंग प्राइस देखो कितना है, 100 रुपया है। सेलिंग प्राइस कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बोल दिया है कि 70% क्रेडिट सेल्स है, तो जितना क्रेडिट सेल्स है उतना पे ही डेटर्स को कैलकुलेट करेंगे। जितना क्रेडिट सेल्स का एलिमेंट है डेटर्स को उतना पे ही कैलकुलेट करेंगे, मतलब 30% कैश सेल्स है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। और डेटर्स को हम लोग कितना टाइम देते हैं, 3 महीना का टाइम देते हैं, 3 मंथ्स। डेटर्स को हम लोग 3 महीने का टाइम देते हैं। तो बस 10,000 यूनिट्स इंटू ₹100, दैट इज हाउ मच, 10,000 इंटू 100 कर दो, दैट विल बी 10 लाख। और 10 लाख का 70% 7 लाख, और 7 लाख इंटू 3 कर देंगे तो 21 लाख। डेटर्स आ रहा है 21 लाख, यह आ गया डेटर्स। इसके अलावा कैश बैलेंस हम लोग कितना मेंटेन करते हैं, 1 लाख रुपया। कंपनी कैश बैलेंस कितना मेंटेन करता है अपने पास, 1 लाख रुपया का। तो इन सबको ऐड करके कंपनी का टोटल करंट एसेट आ जाएगा। जो टोटल करंट एसेट आएगा उसको हम लोग बोल देंगे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो 3 लाख और 1 लाख, 4 लाख, 6 लाख, सॉरी ये तो 21 लाख है, 22 लाख, 24 लाख, 62,62,500 प्लस 3 लाख, तो 27,62,500, 27,62,500, ये आ गया हम लोग का ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो आया है, ठीक है, तो ऊपर लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब इसके नीचे कंटिन्यू करेंगे, ऊपर से लिख रहे हैं क्रॉस वर्किंग कैपिटल में हम लोग लेस कर देंगे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, नाउ करंट लायबिलिटीज में क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स। देखो ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ये अपना क्रेडिटर से क्या खरीदता होगा, रॉ मटेरियल। तो एक महीना में अगर आउटपुट 10,000 यूनिट का है तो इनपुट भी 10,000 यूनिट रॉ मटेरियल का होगा। मतलब हम हर महीना रॉ मटेरियल कितना परचेज करते हैं, 10,000 यूनिट्स, और रॉ मटेरियल का कॉस्ट है 30 रुपया। तो 10,000 यूनिट्स इंटू 30 करेंगे तो 3 लाख आएगा। और जो क्रेडिटर्स हैं वो लोग हमको 1.5 महीना का टाइम देते हैं, तो क्रेडिटर्स का अमाउंट इनर कॉलम में 4,50,000। क्रेडिटर्स के बाद आ जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस, नाउ आउटस्टैंडिंग वेजेस कैसे निकालेंगे, 10,000 यूनिट्स एक महीने का आउटपुट, एक यूनिट का वेज कॉस्ट है 20 रुपया, और आउटस्टैंडिंग वेजेस का लैग है, आधा महीना देरी से देते हैं। तो 10,000 यूनिट्स इंटू 20, 2 लाख, 2 लाख का हाफ करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। एंड उसके बाद लिख देंगे आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। दस 10,000 यूनिट्स, ओवरहेड का कॉस्ट आया था 25 रुपया,
ओवरहेड्स का कॉस्ट आया था 25 रुपया और ओवरहेड्स को हम लोग 1 महीना देरी से पे करते हैं, तो 10,000 यूनिट इंटू 25 करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 लाख। 2.5 लाख को 1 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 लाख ही आएगा। तो 4.5 लाख, 1 लाख, 5.5 लाख, 5.5 लाख और 50, 6 लाख, 8 लाख। 8 लाख यहां से हम लोग माइनस कर देंगे। तो देखो 27,62,000, 27,62,500 ग्रॉस वर्किंग कैपिटल था, उससे करंट लायबिलिटी 8 लाख माइनस कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। $27,62,500 माइनस 8 लाख, तो यह आ जाएगा 19,62,500। This will be our final answer, that is net वर्किंग कैपिटल। दैट्स इट, ये सम्स हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट सम में हम लोग आते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलमोस्ट स्कॉलर का सारा क्वेश्चन इसी के साथ मैच हो जाता है। ये सम अगर हमने सही से कर लिया, एग्जाम 1987 का क्वेश्चन, ये सम सही से करते ही हम लोग को पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 1987 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन होता है? जो रॉ मटेरियल खरीदता है। अभी तक जितना भी सम्स किया वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाला ही सम्स था। प्रिपेयर अ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फोरकास्ट स्टेटमेंट फॉर द कमिंग ईयर। एक्सपेक्टेड मंथली सेल्स दिया है 32,000 यूनिट्स एट ₹10 पर यूनिट। द एंटिसिपेटेड रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस अगर 10 रुपया है तो 10 रुपया का 40% मटेरियल का दाम होगा 4 रुपया, लेबर 30% होगा, 10 रुपया का 30% 3 रुपया लेबर हो जाएगा। बजटेड ओवरहेड्स मतलब एस्टिमेटेड ओवरहेड्स 16,000 पर वीक दिया है और उसके अंदर इंक्लूडेड है डेप्रीशिएशन। देखो लिखा हुआ है ओवरहेड्स एक्सपेंसेस इंक्लूडेड डेप्रीशिएशन ऑफ 4,000 पर वीक। मतलब कैश ओवरहेड्स कितना होगा जिसके लिए हमको पेमेंट करना पड़ेगा? डेप्रीशिएशन तो नॉन कैश आइटम है। कैश ओवरहेड्स कितना हो जाएगा? 12,000 पर वीक। प्लांट स्टॉक विल इंक्लूड, प्लांट स्टॉक मतलब जो हम लोग वर्किंग कैपिटल निकालेंगे ना, उसमें प्लांट स्टॉक रॉ मटेरियल का दे दिया है 26,000 एंड 16,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स भी बता दिया है। क्वेश्चन में लिख रहा है मटेरियल विल स्टे इन प्रोसेस फॉर 2 वीक्स, मतलब प्रोसेसिंग पीरियड। क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स इज 5 वीक्स, क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स इज 1 मंथ, लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स इज 2 वीक्स। तो कुछ डेटा मंथ में है, कुछ डेटा वीक्स में है। 25% ऑफ सेल्स में बी अज्यूम्ड टू बी मेड अगेंस्ट कैश and cash in hand is expected to be 25,000. Assume that the production is carried on evenly throughout the year. साल में पूरा लगातार प्रोडक्शन इवनली होता रहता है, हर महीना बराबर से होता है। Wages and accrued overheads accrue similarly. A time period of 4 weeks is equal to 1 month. एक महीना में 4 सप्ताह होता है, ये मान के हमको सम बनाना है। तो जो भी डेटा मंथ में रहेगा ना उसको वीक्स में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मान लो 1 month इक्वल टू 4 वीक्स, मतलब 2 month is equals to 8 weeks, 1.5 months is equals to 6 weeks, half month is equals to 2 weeks. Clear? Okay. So let's start. 10 से 12 लाइन का जगह छोड़ देंगे सम बनाने के लिए। 10 से 12 लाइन का जगह छोड़ के सबसे पहले वर्किंग नोट 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ डेटा मंथ्स में दिया है, कुछ डेटा वीक्स में दिया है, इसलिए हम लोग एवरेज वीकली आउटपुट निकालेंगे। हेडिंग दे दो कैलकुलेशन फॉर एवरेज वीकली आउटपुट, कैलकुलेशन फॉर एवरेज वीकली आउटपुट। अब ये एवरेज वीकली आउटपुट कैसे आएगा? पूरा साल में याद रखना 52 वीक्स होता है और यहां बोल दिया कि एक महीने में 4 सप्ताह होता है और क्वेश्चन में एकदम ऊपर में दिया है एक्सपेक्टेड मंथली सेल्स 32,000 यूनिट। अगर एक महीना में 32,000 यूनिट्स हम लोग सेल कर रहे हैं
और एक महीना में 4 सप्ताह होता है, तो उस हिसाब से एक महीना में 8000 यूनिट्स का प्रोडक्शन, 8000 यूनिट्स पर वीक। क्लियर? दिस इज अवर वर्किंग नोट 1। एक महीना में 32,000 यूनिट सेल कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन भी 32,000 यूनिट्स। 4 सप्ताह होता है एक महीना में, तो एक सप्ताह में 8000 यूनिट्स का प्रोडक्शन। अब बना देंगे वर्किंग नोट 2। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। क्योंकि यहां पे क्लियरली कॉस्ट पर यूनिट निकाल के नहीं दिया और सब में डेप्रीशिएशन भी है, जिसको हमको कंसीडर नहीं करना है, तो हम लिख देंगे स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। यहां पे पर यूनिट रुपीस का कॉलम बना देंगे, ऐसे लिख दो। अमाउंट नीचे रुपीस, नीचे पर यूनिट लिख दो। ठीक है, या रुपीस पर यूनिट लिख दो, एक ही बात है। तो सबसे पहले लिख देंगे रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कितना होगा? 10 रुपया का 40%, 4 रुपया। उसके बाद आ जाएगा लेबर। सेलिंग प्राइस 10 रुपया है, 10 रुपया का 30%, 3 रुपया। उसके बाद आ जाएगा ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में सबसे पहले ले लेंगे कैश ओवरहेड्स, मतलब वो ओवरहेड्स जिसके बदले कैश का आउटफ्लो होगा। तो पूरा सप्ताह का ओवरहेड 16,000, एक सप्ताह का। इसके अंदर एक सप्ताह का डेप्रीशिएशन 4,000, उस हिसाब से एक सप्ताह का कैश ओवरहेड्स 12,000, और एक सप्ताह का आउटपुट है 8,000 यूनिट्स। 12,000 एक सप्ताह का ओवरहेड्स, टोटल ओवरहेड 16,000, डेप्रीशिएशन एक सप्ताह का माइनस करेंगे 4,000, तो एक सप्ताह का कैश ओवरहेड्स 12,000। उसको जब 8,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे, 12,000 को जब 8,000 यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं, तो कैश ओवरहेड्स पर यूनिट आ रहा है 1.5। एंड डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन 4,000 रुपया एक सप्ताह का डेप्रीशिएशन, और एक सप्ताह का आउटपुट 8,000 यूनिट्स, तो डिवाइड करने पे आ रहा है 0.5। तो तुम देखो 4 3 7, 7 और 2 9, टोटल कॉस्ट हो गया 9 रुपया। इस 9 रुपया का कॉस्ट में 50 पैसा डेप्रीशिएशन भी है, इसलिए हम लोग टोटल कॉस्ट जब कंसीडर करेंगे ना, तो डेप्रीशिएशन को हटा के कंसीडर करेंगे, क्योंकि उसके कारण कैश का आउटफ्लो नहीं होता है। 8.5 कंसीडर करेंगे डेप्रीशिएशन को हटा के। एंड सेलिंग प्राइस 10 रुपया, तो ये ए है, ये बी है, तो सी में लिख देंगे प्रॉफिट, जो कि हो जाएगा बी माइनस ए, 1 रुपया। ये हम लोगों ने कॉस्ट स्टेटमेंट बना लिया। ये हो गया हम लोग का वर्किंग नोट 2। अब बनाएंगे वर्किंग नोट। क्वेश्चन में रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड नहीं दिया हुआ है, तो वर्किंग नोट 3 में लिखो कैलकुलेशन फॉर रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। तो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड देखो कैसे निकालेंगे। कॉपी में लिखेंगे रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। WIP का प्रोसेसिंग पीरियड होता है, फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड होता है, डेटर्स का कलेक्शन पीरियड होता है, क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड होता है। ठीक है, वैसे ही रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड होता है। क्वेश्चन में क्या दिया है? प्लान्ड रॉ मटेरियल स्टॉक
प्लान स्टॉक विल इंक्लूड रॉ मटेरियल्स फॉर ₹96,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रॉ मटेरियल स्टॉक। हम लोग जो वर्किंग कैपिटल का फोरकास्टिंग करेंगे, वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल स्टॉक कितना ले रहे हैं हम लोग? 96,000 डिवाइडेड बाई रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर वीक। रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर वीक, ठीक है। तो रॉ मटेरियल स्टॉक हमारे पास 96,000 है। क्वेश्चन में दिया है एक सप्ताह का आउटपुट 8,000 यूनिट्स है और रॉ मटेरियल का कॉस्ट ₹4 करके है। तो बेसिकली ये 96,000 डिवाइडेड बाई 32,000 जो कि आ रहा है 3 वीक्स। समझो ये हुआ क्या, रॉ मटेरियल स्टॉक हमको बता दिया था 96,000, हमको ये पता है कि एक सप्ताह का आउटपुट 8,000 यूनिट्स और 1 यूनिट रॉ मटेरियल का दाम ₹4, मतलब एक सप्ताह में रॉ मटेरियल के पीछे खर्च कितना? 32,000। हमारे पास 96,000 का स्टॉक है तो वो कितना दिन तक लास्ट करेगा? 3 सप्ताह। 1 केजी आटा का दाम अगर ₹40 है और तुम्हारे घर पे ₹200 का आटा पड़ा हुआ है, 1 केजी का दाम ₹40, तुम्हारे घर पे 200 केजी आटा है, तो कितना केजी आटा? ₹200 का आटा है, ₹200 रुपी वैल्यू का आटा है और 1 केजी का दाम ₹40 है, तो उस हिसाब से तुम्हारे घर पे 5 केजी आटा पड़ा हुआ है। वैसे ही यहाँ पे 96,000 डिवाइड बाई 32,000 करके 3 वीक्स, वर्किंग नोट 3 डन। अब बनाएंगे वर्किंग नोट 4। ये दिया नहीं था तो निकाल लिए। कैलकुलेशन फॉर फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड। देखो फिनिश गुड्स का स्टोरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में बोल दिया है कि प्लान्ड स्टॉक विल इंक्लूड रॉ मटेरियल फॉर ₹96,000 एंड 16,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो यहां पे हम लिखेंगे फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड, सॉरी फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड होता है, स्टोरेज मत लिखो, होल्डिंग पीरियड लिखो। फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड कितना होगा? प्लांट स्टॉक में हम लोग 16,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स रख रहे हैं और एक सप्ताह का हमारा प्रोडक्शन है 8,000 यूनिट्स का, तो उस हिसाब से हम लोग स्टॉक में 2 सप्ताह का प्रोडक्शन को रख रहे हैं, 2 वीक्स। 2 वीक्स, तो ये 4 वर्किंग नोट कंप्लीट। अब बनाएंगे मेन सम। मेन सम में हेडिंग दे देंगे स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले लिख देंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आ जाएगा रॉ मटेरियल स्टॉक। अब देखो रॉ मटेरियल स्टॉक कितना आएगा, एक सप्ताह का आउटपुट था 8,000 यूनिट्स, तो एक सप्ताह में रॉ मटेरियल इनपुट भी कितना लगता होगा? 8,000 यूनिट्स। 1 यूनिट रॉ मटेरियल का कॉस्ट ₹4, तो एक सप्ताह में मटेरियल के पीछे खर्च कितना? 32,000। और हमने वर्किंग नोट 3 बना के निकाला था रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड 3 वीक्स। रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड 3 वीक्स
अकॉर्डिंगली ये कितना आ जा रहा है 96,000। अब तुम बोलोगे सर ये तो दिया हुआ था, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, प्लांट स्टॉक विल इंक्लूड रॉ मटेरियल्स फॉर ₹96,000 दिया हुआ है, पर ब्रेक करके दिखा दी कैसे आया। ठीक है, रॉ मटेरियल स्टॉक, उसके बाद लिख देंगे वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक। तो वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक में 3 एलिमेंट होता है। पहला हो जाएगा रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल कितना लेंगे 8,000 यूनिट्स, एक सप्ताह का आउटपुट। रॉ मटेरियल के पीछे खर्च होता है ₹4 पर यूनिट। क्वेश्चन में प्रोसेसिंग पीरियड बोल रहा है 2 वीक्स। और लास्ट में 100%। तो 8,000 यूनिट्स इंटू 4 करने पे 32,000, 32,000 का 2 गुना करने पे 64,000 का 100% 64,000 इटसेल्फ। तो रॉ मटेरियल। अब ले लेंगे हम लोग लेबर, रॉ मटेरियल के बाद ले लेंगे लेबर। 8,000 यूनिट्स, लेबर कॉस्ट है ₹3 करके, तो 8,000 इंटू 3 24,000। प्रोसेसिंग पीरियड है क्वेश्चन में 2 वीक्स, और लेबर के लिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन रहेगा 50%। तो 8,000 यूनिट्स इंटू 3 करने पे 24,000, 24,000 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 48,000, और 48,000 का 50% करने पे आ जाएगा 24,000। नेक्स्ट हम लोग ले लेंगे ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स कितना हो जाएगा 8,000 यूनिट्स। ओवरहेड्स ध्यान से देखना, ओवरहेड्स लेना कितना है, ओवरहेड्स हम लेंगे 1.5। ऐसा क्यों? ओवरहेड्स तो 1.5 कैश ओवरहेड्स और 0.5 का डेप्रिसिएशन ₹2 होगा, पर डेप्रिसिएशन को नहीं लेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन के कारण कैश का आउटफ्लो नहीं होता है। यही चीज है याद रखने वाला कि डेप्रिसिएशन को नहीं लेना है। तो 8,000 यूनिट्स इंटू 1.5 दैट इज 12,000, 12,000 इंटू 2 वीक्स 24,000, और 24,000 का 50% 12,000। तो अल्टीमेटली WIP स्टॉक आ रहा है 60 और 20 80 88 90 100 दैट इज 1 लाख। ये आ गया हम लोग का WIP स्टॉक। इसके बाद लिख देंगे फिनिश्ड स्टॉक। तो याद रखना फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन टोटल कॉस्ट पे होता है। टोटल कॉस्ट वैसे तो ₹9 था, बट ₹9 में 50 पैसा डेप्रीशिएशन का है, उसको हटा दो, मतलब ₹8.5 कंसिडर करो, क्योंकि डेप्रीशिएशन के कारण कैश का आउटफ्लो नहीं होता है। तो 8,000 यूनिट्स इंटू ₹8.5। उसके बाद हमने वर्किंग नोट 4 में निकाल लिया था फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड 2 वीक्स है। अकॉर्डिंगली 8,000 इंटू 8.5 पहले करेंगे, जो भी आएगा इंटू 2 वीक्स कर देंगे। तो 8,000 इंटू 8.5 तो ये आ रहा है 1,36,000। सिमिलरली डेटर्स, डेटर्स को हम लोग किस पे वैल्यूएशन करते हैं? सेल्स, फर्दर क्रेडिट सेल्स। तो 8,000 यूनिट्स, एक सप्ताह का आउटपुट, तो एक सप्ताह का यूनिट सोल्ड भी 8,000। सेलिंग प्राइस वैसे तो ₹10 है, लेकिन हम ₹9.5 लेंगे। सेलिंग प्राइस ₹10 में से भी 50 पैसा डेप्रिसिएशन को हटा दिए, तो ये एक सप्ताह का सेल्स। और क्वेश्चन में नीचे बोल दिया है कि 25% ऑफ सेल्स में बी अज्यूम टू बी अगेंस्ट कैश, तो इसका 75% करेंगे, तो ये एक सप्ताह का क्रेडिट सेल्स। और डेटर्स को हम दे रखे हैं 5 सप्ताह का समय। तो 8,000 यूनिट्स इंटू ₹9.5 करेंगे। ₹9.5 कैसे ले रहे हैं? ₹10 सेलिंग प्राइस, 50 पैसा डेप्शन हटा के। हर जगह से डेप्रिसिएशन को डी से दूर कर देना है।
नहीं तो डी से डेप्शन कर देगा, डी से दिक्कत, ठीक है, इसीलिए डी से डेप्शन को डी से दूर कर देना, वरना डी से डेप्शन कर देगा डी से दिक्कत। तो ये बात को याद रखना। इंटू 75% इंटू 5 वीक्स दैट इज 2,85,000, 2,85,000। डेटर्स के बाद आ जाएगा कैश। कैश अज्यूम करने बोल रहा है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि कैश 25,000 रहेगा हमारे पास। तो इन सब को ऐड करके हम लोग पहले निकाल लेंगे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो कि होगा 96,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,36,000 प्लस 2,85,000 प्लस 25,000, जो कि हो जाएगा 6,42,000। ये हो गया ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब इस पूरा चीज को मिटा दे रहे हैं, मिटा के ऊपर लिख रहे हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कितना 6,42,000। तो इसी वाला चीज को ऊपर कॉपी कर दिए। अब इससे लेस कर देंगे करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा क्रेडिटर्स। नाउ क्रेडिटर्स जो हम लोग लेंगे, क्रेडिटर्स हो जाएगा क्वेश्चन में एक सप्ताह का आउटपुट वही 8,000 यूनिट्स, एक यूनिट रॉ मटेरियल का खर्चा 4 रुपया। तो एक सप्ताह में रॉ मटेरियल कितना हम लोग परचेज करते हैं क्रेडिटर से 32,000। क्रेडिटर्स हम लोग को टाइम पीरियड देते हैं 1 महीने का, मतलब 4 सप्ताह का। 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स। क्वेश्चन में ये बात बता दिया है, क्वेश्चन का लास्ट लाइन। तो 32,000 इंटू 4 करने पे आ जाएगा 1,28,000। ये हो जाएगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के बाद हम लोग लिख देंगे, देखो लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स दिया है, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस के बारे में नहीं बताया है, लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स दिया है। तो आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स 8,000 यूनिट्स। याद से देखो 1.5 रुपया ले रहे हैं, ओवरहेड 2 रुपया था, 50 पैसा डेप्शन लेके, बट डेप्शन को नहीं लेना है, डेप्शन को हटा के तो कितना लेना है 1.5। तो 8,000 यूनिट्स इंटू 1.5 और कितना देरी से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं 2 वीक्स। तो 8,000 यूनिट्स इंटू 1.5 करने पे आ रहा है 12,000 और 12,000 इंटू 2 वीक्स कर देने पे आ रहा है 24,000। तो 1,28,000 प्लस 24,000 ऐड करके आ रहा है 1,52,000 माइनस हो जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल आ रहा है हम लोग का 4,90,000। यही हो जाएगा हमारा आंसर, नेट वर्किंग कैपिटल। विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट। सम समझ में आ गया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।